तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे कमरे में एंटर होते हैं जहां आपके जिस्म से निकलने वाली हीट से भी अलार्म एक्टिवेट हो सकता है, जहां फर्श पर रखा गया एक एक कदम भी महसूस किया जा सकता है, जहां दीवारों में जदीद किस्म के रडार सिस्टम, सेंसर्स और कई किस्म की सिक्योरिटी लेयर्स इंस्टॉल की गई हों। और यही नहीं, वहां एक ऐसा लॉक भी मौजूद हो जिसके 100 मिलियन से ज्यादा कॉम्बिनेशंस हों। यानी अगर कोई अंदाजे से भी इसे खोलने की कोशिश करता तो शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ सकती थी। अब जरा सोचें कि 4 लोग ऐसे ही एक कमरे में दाखिल होते हैं, घंटों वहां रुकते हैं, एक एक करके पूरे 123 लॉकर्स खाली कर देते हैं, करोड़ों डॉलर्स के डायमंड, गोल्ड और ज्वेलरी समेटते हैं और फिर खामोशी से इस तरह बाहर निकल आ जाते हैं जैसे वो कभी वहां गए ही ना हों। ना कोई गोली चलती है, ना कोई अलार्म एक्टिवेट होता है, ना किसी गार्ड को इसकी खबर लगती है और ना ही 100 मिलियन कॉम्बिनेशंस वाला लॉक इन्हें रोक पाता है। जब अगली सुबह वॉलेट का दरवाजा खोला जाता है तो वहां सिर्फ खाली बॉक्सेस पड़े हुए मिलते हैं और सबकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल नजर आता है कि आखिर ये हुआ कैसे। दोस्तों, यह है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी की कहानी। यह है एंटवर्प डायमंड हाइस्ट की कहानी। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों थी। बेल्जियम का शहर एंटवर्प, जिसे दुनिया का डायमंड कैपिटल भी कहा जाता है, एक ऐसा शहर जिसकी फिजाओं में भी हीरो की चमक को महसूस किया जा सकता है। यहां हर रोज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स के डायमंड्स खरीदे और बेचे जाते थे। दुनिया में कहीं भी हीरे निकलते, इनकी अगली मंजर अक्सर यही शहर होता था। यहाँ 3-4 गलियों पर मुश्तमिल एक छोटा सा इलाका था जिसे डायमंड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यहाँ हर तरफ आपको सूट पहने डीलर्स, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और प्राइवेट सिक्योरिटी नजर आएगी और यहाँ चलने वाले लोगों की जेब में मौजूद एक छोटे से हीरे की भी कीमत एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा होती है। यही वजह थी कि बेल्जियम की हुकूमत ने इस पूरे इलाके को एक मजबूत फोर्ट्रेस में बदल दिया था। यहाँ का एक अलग सिक्योरिटी सिस्टम था जहाँ 24 घंटे हाईटेक कैमरास की निगरानी, गार्ड्स का पहरा और पुलिस की स्पेशल टीम्स हर वक्त मौजूद रहती थीं। सड़कों पर लगे स्टील बैरियर्स जो किसी भी गाड़ी को चंद सेकंड में रोक सकते थे। यानी इस इलाके में दाखिल होना तो बहुत आसान था, लेकिन बगैर इजाजत यहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन था। और इसी जगह में मौजूद थी एक बिल्डिंग जिसे एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर कहा जाता है। एक ऐसी बिल्डिंग जो दुनिया भर के अमीर तरीन हीरो के ताजरों का सेफ हाउस समझी जाती थी। इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स नीचे कंक्रीट और स्टील की मोटी दीवारों के पीछे एक ऐसा वॉलेट मौजूद था जिसे उस वक्त दुनिया की महफूज तरीन जगह माना जाता था। ये वही जगह थी जहां बड़े बड़े डीलर्स अपने हीरे, सोना और ज्वेलरी रखकर सुकून की नींद सोते थे, क्योंकि हर किसी को यकीन था कि अगर कोई चीज इस वॉलेट के अंदर पहुंच गई तो उसे चोरी करना तो बहुत दूर की बात, कोई इसे छू भी नहीं सकता था। मगर क्यों? आखिर ऐसा क्या खास था इस वॉलेट में जो इसे दुनिया की बाकी तमाम तिजोरियों से अलग और सबसे ज्यादा महफूज बनाता था? इसकी वजह सिर्फ एक मजबूत दरवाजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई सिक्योरिटी की 10 अलग अलग लेयर्स थीं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन। ये वॉलेट जमीन की गहराई में 2 मंजिल नीचे बनाया गया था, यानी वहां तक पहुंचना ही आसान नहीं था। फिर सामने आता था 3 टन वजनी स्टील का बना हुआ दरवाजा। ये इतना ताकतवर था कि अगर कोई इसे ड्रिल मशीन से तोड़ने की कोशिश भी करता तो उसे घंटों लग जाते। लेकिन दरवाजा तोड़ने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इसमें साइज्मिक सेंसर लगे हुए थे जो हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होते ही पूरे शहर को अलर्ट कर सकते थे। अगर कोई किसी तरह इस रुकावट को पार भी कर लेता तो उसे सामना करना पड़ता इस कॉम्बिनेशन लॉक का, जिसके 10 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे। यानी अगर कोई अंदाजे से इसे कोड लगाने बैठता तो शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाती। लेकिन सिर्फ कोड भी काफी नहीं था। इस वॉलेट को खोलने के लिए एक यूनिक डिजाइन वाली तकरीबन 1 फुट लंबी चाबी भी चाहिए थी, जिसकी डुप्लीकेट बनाना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन फर्ज करें कि अगर किसी के पास कोड और चाबी दोनों आ भी जाएं, तब भी ये वॉलेट एक खौफनाक ट्रैप था। जैसे ही दरवाजा खुलता, उसमें लगे मैग्नेटिक सेंसर सिक्योरिटी रूम में सिग्नल भेज देते। वॉलेट के अंदर दाखिल होते ही सिक्योरिटी मजीद सख्त हो जाती। वहां मौजूद हीट सेंसर इंसानी जिस्म की हीट को डिटेक्ट कर सकते थे, मोशन सेंसर छोटी सी हरकत पर अलार्म ट्रिगर कर सकते थे और लाइट सेंसर अंधेरे में जलने वाली एक छोटी सी रोशनी को भी डिटेक्ट कर सकते थे। सादा लफ्जों में कहें तो ये सिर्फ एक वॉलेट नहीं था, ये एक इंटेलिजेंट ट्रैप था।
लेकिन जहां दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और करोड़ों डॉलर का सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद हो, वहां सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो इस सिस्टम को मात दे सकती थी, और वो था इंसानी दिमाग। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है लियोनार्डो नोटारबार्टोलो की, जो साल 2000 में इटली से हीरों का ताजिर बनकर आया था। उसने कहा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है और वो वर्ल्ड डायमंड सेंटर की इस बिल्डिंग में एक छोटा सा ऑफिस रेंट पर ले लेता है। देखने में तो एक छोटी सी रेंटल डील थी, मगर हकीकत में ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी रॉबरी का पहला और सबसे अहम कदम था, क्योंकि इस ऑफिस के साथ लियोनार्डो को मिला था एक एक्सेस कार्ड। अब वो जब चाहता, दिन हो या रात, एक ताजिर की हैसियत से इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सकता था। और आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ के माहौल का हिस्सा बनता गया। गार्ड्स उसे सलाम करने लगे थे, स्टाफ उसे पहचानने लगा था, और किसी को शक तक ना हुआ कि जिस शख्स को अपना दोस्त समझ रहे हैं वो हकीकत में स्कूल ऑफ ट्यूरन नामी एक गैंग का लीडर है, और वो यहाँ इनके खजाने को लूटने आया है। लियोनार्डो ने अगले 3 साल इस बिल्डिंग में एक साए की तरह गुजारे। वो आहिस्ता आहिस्ता इस वॉलेट के सिक्योरिटी सिस्टम को इतना समझ चुका था कि शायद इसे बनाने वाले इंजीनियर्स भी इतना ना जानते हों। अब उसे एक एक चीज याद हो चुकी थी कि कौन सा गार्ड किस वक्त कॉरिडोर से गुजरता है, किस कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, और किस वक्त ये कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान होती हैं। यहाँ तक कि उसे यह भी पता चल चुका था कि वॉलेट खोलते वक्त कोड कौन एंटर करता है। लियोनार्डो के पास एक हिडन कैमरा भी था जो बाहर एक आम पेन जैसा दिखाई देता था, जिसके जरिए वो बिल्डिंग के एक एक इंच की रिकॉर्डिंग करता रहा। एक बार तो उसने वॉलेट के एन ऊपर एक छोटा सा कैमरा भी लगा दिया था, जिसका मकसद गार्ड को कोड एंटर करते और चाबी इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड करना था। और इसी खुफिया फुटेज ने इस नामुमकिन रॉबरी को मुमकिन बनाने में सबसे अहम रोल अदा किया था। लियोनार्डो ने इसी वॉलेट के अंदर एक सेफ डिपॉजिट भी किराए पर ले रखा था, मगर वो वहां अपना लॉकर खोलने नहीं बल्कि सिस्टम को डीकोड करने के लिए जाता था। हर विजिट के बाद वो एक नई इंफॉर्मेशन के साथ बाहर निकलता था। उसे अब ये पता चल चुका था कि कौन से सेंसर सिर्फ दिखावे के लिए हैं और कौन से वो हैं जो वाकई खतरनाक हैं, जो जरा सी गलती पर इसे मौत के मुंह में धकेल सकते हैं। अब वो एक ऐसे शिकारी की तरह था जो अपने शिकार की हर कमजोरी जान चुका था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इतना बड़ा काम वो अकेले नहीं कर सकता। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो अपने काम में एक्सपर्ट हों। इसलिए वो वापस इटली चला गया, जहां उसने जाकर अपनी टीम बनाना शुरू की। सबसे पहले उसने दी मॉन्स्टर को शामिल किया, एक ऐसा शख्स जो फिजिकल काम और हैवी टूल्स का मास्टर था। जब कोई चीज खोलनी, उठानी या तोड़नी हो तो यही आदमी काम आता था। फिर एंट्री हुई दी जीनियस की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और अलार्म सिस्टम को समझता था। उसे पता था कि सेंसर कैसे काम करते हैं और इन्हें कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है। तीसरा शख्स शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प था, जिसे द किंग्स ऑफ कीज कहा जाता था। उसके बारे में यह मशहूर था कि अगर कोई लॉक किसी इंसान ने बनाया है तो वो इसे खोल सकता था। और आखिर में था एक ट्रस्टेड ड्राइवर। अब ये 5 लोग, 5 मुख्तलिफ स्किल्स और मकसद सिर्फ एक, तारीख की सबसे बड़ी डकैती। टीम बनाने के बाद उसने शहर से दूर एक वेयर हाउस किराए पर लिया और वहां वॉलेट का एक रेप्लिका मॉडल तैयार किया गया। वही कॉरिडोर्स, वही लॉक्स, वही सेंसर और वही एंट्रेंस। और फिर शुरू हुई वो प्रैक्टिस जो महीनों तक जारी रही, बार बार लगातार और फिर दोबारा। अगर किसी ने 1 सेकंड भी ज्यादा लिया तो दोबारा प्रैक्टिस। अगर किसी का टूल वक्त पर ना निकला तो दोबारा प्रैक्टिस। वो इस हद तक परफेक्ट होना चाहते थे कि चोरी वाली रात उनके दिमाग को सोचना ही ना पड़े, बल्कि उनके हाथ खुद ब खुद हरकत करें। महीनों के इस रिहर्सल के बाद अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, सही दिन का इंतखाब। और फिर उन्होंने वो तारीख चुन ली जिसने तारीख ही बदल कर रखी। 15 फरवरी 2003 रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब एक गाड़ी खामोशी से साइड स्ट्रीट में आकर रुकी। हेडलाइट्स बंद हुई और 4 लोग गाड़ी से बाहर निकले। लियोनार्डो ड्राइविंग सीट पर बैठा रहा। आज उसका काम अंदर जाना नहीं बल्कि बाहर बैठकर इस पूरे खेल को कंट्रोल करना था। उसके साथी तेजी से आगे बढ़े। वो मेन गेट से अंदर जाने की बजाय साथ वाली बिल्डिंग के कोर्टयार्ड तक पहुंचे, जहां एक सीढ़ी पहले से छुपा कर रखी गई थी। सीढ़ी दीवार के साथ लगाई गई और वो ऊपर चढ़ते हुए बिल्डिंग की बालकनी तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ एक खतरा उनका इंतजार कर रहा था, एक हाईटेक इंफ्रारेड सेंसर जो किसी भी इंसानी मूवमेंट या जिस्म की हीट पर फौरन अलार्म एक्टिवेट कर सकता था। जीनियस ने अपने बैग से पॉलिएस्टर की एक खास पतली शील्ड निकाली और उसे इंतहाई महारत से सेंसर के सामने रख दिया। इस सादा सी शील्ड ने उनके जिस्म से निकलने वाली गर्मी को सेंसर तक पहुंचने से रोक दिया। रास्ता साफ हो चुका था। वो खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हो गए।
अब इनका अगला टारगेट जमीन से नीचे छुपा हुआ वो खजाना था जिसके सामने दुनिया का मजबूत तरीन दरवाजा खड़ा था। सबसे पहले उन्होंने कैमरों के लेंस पर काले बैग चढ़ा दिए और फिर वॉलेट एरिया की लाइट्स ऑन कर दी। दरवाजे के ऊपर मैग्नेटिक प्लेट्स लगी हुई थी। दरवाजा खुलते ही मैग्नेटिक फील्ड टूट जाती और अलार्म फौरन एक्टिवेट हो जाता। लेकिन जीनियस ने बड़ी ही एहतियात से एल्यूमिनियम की प्लेटें निकाली और इन्हें टेप की मदद से इस तरह फिक्स किया कि सिस्टम को यही सिग्नल मिलता रहे कि दरवाजा अब भी बंद है। अब बारी थी कोड की, जो वो वॉलेट के ऊपर लगे हुए एक छोटे से हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग से पहले ही जान चुके थे। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, की। वैसे तो उन्होंने इस की एक डुप्लीकेट पहले ही बना ली थी, मगर उसे इस्तेमाल करने से पहले उन्हें याद आया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा था कि गार्ड की लगाने से पहले करीब ही मौजूद यूटिलिटी रूम में लाजमी जाता था। तो उन्होंने वहां जाकर चेक किया तो वो अंदर जाकर हैरान रह गए कि वॉलेट की ओरिजिनल की वहां एक हुक पर लटक रही थी। दुनिया का सबसे मजबूत समझा जाने वाला दरवाजा अब खुल चुका था, लेकिन असल खतरा अभी भी बाकी था, क्योंकि वॉलेट के अंदर कदम रखते ही इनका सामना कैमरों, मोशन सेंसर्स, हीट डिटेक्टर्स और लाइट सेंसर से होने वाला था। सबसे पहले उन्होंने कैमरों को ढांपा और लाइट सेंसर्स को ब्लॉक कर दिया। अब सबसे बड़ा चैलेंज वो मोशन और हीट सेंसर से, मगर यहाँ लिनार्डो की वो हेयर स्प्रे वाली ट्रिक काम आई जिसने सेंसर्स को पहले ही वीक कर दिया था। उन्होंने फौरी तौर पर इन पर कवर चढ़ाया और पूरे सिस्टम को अपाहज बना दिया। वो वॉलेट जो दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी और करोड़ों डॉलर की टेक्नोलॉजी का गुरूर था, अब चंद लोगों के सामने घुटने टेक चुका था। देखते ही देखते उन्होंने 123 लॉकर्स खाली कर दिए। हीरो और सोने से भरे बैग्स अब इतने वजनी हो चुके थे कि उन्हें उठाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उसी रास्ते से वापस भागे जहां से अंदर आए थे। लेकिन असल शौक तो लगना भी बाकी था, क्योंकि इतनी परफेक्ट प्लानिंग के बावजूद एक छोटी सी गलती सब कुछ बदलने वाली थी। जाते हुए उन्होंने अपने ग्लव्स, टेप, खाने के रैपर्स और टूल्स एक कचरे के बैग में जमा किए थे ताकि बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मगर थकन, जल्दबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। उन्होंने इस बैग को शहर से दूर एक जंगल के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया, ये सोचकर कि यहाँ इसे कौन देखेगा। मगर सिर्फ 2 दिन बाद ही एक लोकल शिकारी की नज़र उस बैग पर पड़ी। पुलिस पहुंची और जब वो बैग खोला गया तो अंदर से वो क्लूज मिले जो वॉलेट के अंदर कहीं मौजूद नहीं थे। वहां से मिलने वाले आधे खाए हुए सलामी सैंडविच, दुकानों के रसीदों और दस्तानों ने पुलिस को सीधा लिनार्डो के दरवाजे तक पहुंचा दिया और यूं तारीख की सबसे बड़ी डकैती का अंजाम कचरे के ढेर पर हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।